Good evening. So, we are going to discuss the salient features of Constitution of India. As we do, I will revisit the previous lecture, which was on the concepts of political science and constitution. It was clarified that political science is basically a study of state and government. Modern definition के हिसाब से it studies so many things: political institutions, parties, pressure groups, relations of politics, society, people, and even with the other countries, international policies, political behavior, governments, activities, and so many things relating to politics of that polity of that country. When we come to Indian polity, means Indian state and government. We have to look at the Constitution of India. It was framed by Constituent Assembly after so much of endeavors of 247 people, legal luminaries, and on taking 2 years and 11 months time, and was prepared and adopted, enacted and adopted on 24th of November 1949. 26th of November, correct, and was enforced on 26th of January 1950. That is the Republic Day. And after its enforcement, India became a republic. Now we come to the salient features of Constitution of India. For that, we have to go to preamble of the Constitution of India. We read preamble on that day, and it was made clear that we, the people of India, solemnly affirm किस चीज के लिए हमने ओथ ली? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया कैसा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. So, salient feature of the Constitution of India is that country is sovereign, it has socialistic principles, secular in nature, democracy as a form of government, and it is a republic.
and what we solemnly affirm also for its citizens to provide to secure what? Justice. पहला जस्टिस है, क्या क्या चीजों का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और क्या? लिबर्टी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और हमें क्या चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए? इक्वालिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें इंडिया चाहिए ऐसी जो सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। और सिटीजन्स को क्या सिक्योर करके देना है? हमने जस्टिस देना है 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी देनी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी देनी है, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और हमने क्या प्रमोट करना है? हमने प्रमोट करना है क्या? फ्रेटर्निटी, भाईचारा एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर द नेशन। और जब हमने ये सोलमली अफर्म कर लिया तो हमने कहा आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हम इसे अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और इसको सरेंडर करते हैं। तो हमारे यहाँ सोवरन कौन है? पीपल। हमने अडॉप्ट किया, हमने ही सरेंडर किया और हमने ही इनेक्ट किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सॉवरेनिटी क्या होती है? अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज फॉर द कंट्री। मैंने आपको बताया था कि 1947 में आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त को, लेकिन ऑन 26 जनवरी 1950 वी बिकेम रिपब्लिक टू हैव सॉवरेनिटी फॉर एवरीथिंग। ओके, अदरवाइज सॉवरेनिटी वाज लाइंग समवेयर एल्स आउटसाइड द कंट्री। सोशलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांटेड, what kind of state we wanted and what kind of policies we had to adopt. Our government wanted to adopt what kind of policy for a welfare state. Welfare state में society is at the priority over the individual. अगर इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कोई इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होएगा तो सोसाइटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो वेलफेयर स्टेट में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, दो लिबर्टी एंड सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स को भी दी होती है, देयर पर्सनल लिबर्टी इज देयर। गवर्नमेंट हैज टू सी दैट सोसाइटी नॉर्म्स आर अपग्रेडेड, डेवलप्ड, सोसाइटी इज डेवलप्ड एंड सोशल वेलफेयर ऑफ ऑल इज डन बाय देयर पॉलिसीज। इसको सस्टेन इकोनॉमिक, अगर हम ले इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं इसे। सस्टेनेबल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो होता है, हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं वेलफेयर स्टेट को। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, जो अभी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है सबको साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी का एक हिस्सा हैव्स हो गया, वो बहुत अमीर है, और दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल गरीब है, वो उस पर डिपेंडेंट है, और बीच में बहुत बड़ी खाई है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सच पॉलिसीज कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ पर जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं। बड़ा भाई मैरिड है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छी इनकम है। छोटा भाई है, वो भी बहुत अच्छा नहीं कमाता है, बहुत कम कमाता है, वो भी मैरिड है। फादर हैज़ टू सी कि दोनों की ग्रोथ हो, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करे जिससे छोटे की भी इनकम बढ़े और दोनों साथ साथ चल सके। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इस तरह का है कि पूरी कंट्री के अंदर
हमारी कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत, जिनके पास फुल ऑफ रिसोर्सेज है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके पास पॉपुलेशन कम है, और कुछ एरिया जैसे हैं जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ एरिया जैसे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जैसे ड्रॉट है या और इस तरह के नेचुरल कलामिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एरिया जैसे हैं जिनके पास सी है, ओशन है, कुछ एरिया जैसे हैं जिनके पास, तो ये इस तरह से ये सब चीज़ों को देखते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करना कि सबका डेवलपमेंट एक साथ हो सके, एक साथ चल सके। तो सस्टेनेबल ग्रोथ होता है कि जब आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में सब लोग एक तरह से उनका पावर हो, वो एक साथ चल सके, बैलेंस हो सके और डिफरेंस ना हो बहुत ज़्यादा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो सोशलिस्ट में ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट और ये पॉलिसी भी आती है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट कैसा हो ये कहता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये है कि रेस्पेक्ट फॉर all religions. Our country has diversity of religions, Hindu, Muslim, Sikh, Isai और others also. So हरेक के राइट को प्रोटेक्शन हो। हमने अभी अभी देखा था कि हमें चाहिए लिबर्टी सिटीजन्स के लिए, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो वो लिबर्टी तभी मिलेगी जब सबके रिलीजन को रेस्पेक्ट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कह दिया कि आपको हम सब्सिडी देंगे, उनको हम तनख्वाहें देंगे, दूसरे इंस्टीट्यूशन को कह दिया कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। एक के लिए हमने स्कूल डेवलप किए या कॉलेज डेवलप किए, दूसरे के लिए नहीं किए। तो दिस इज रिलेटिंग टू माइनॉरिटी प्रॉब्लम। अगर एक रिलीजन में कुछ कम लोग हैं और एक रिलीजन में कुछ ज़्यादा लोग हैं उस कंट्री के अंदर, तो सभी को बराबरी दी जाएगी, क्योंकि हमने इक्वलिटी की भी बात की है सिटीजन के लिए। तो ये जो ऊपर के हमारे जो गवर्नमेंट की हमें कंट्री कैसी बनानी है, वो नीचे से, राइट, स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट कैसा होगा? स्टेट मीन्स पीपल। मैंने बताया था स्टेट का मतलब टेरिटरी, पीपल, पॉपुलेशन, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का नेचर, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कैसी होगी जो हमें, हमारे सिटीजन्स को ये सब प्रोवाइड करेगी। इसके लिए हमें कौन सी गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट बनानी होगी, वो हमने यहां लिख रखा है। अब सभी को बराबर रखना है, सभी का पार्टिसिपेशन होना है। हमने बताया था सॉवरेनिटी किस पर है? बी पीपल। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी है, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करनी थी, जनता का राज, ऑटोक्रेसी नहीं चल सकती थी, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सबने अडॉप्ट किया है और हमने अफर्म किया है। वी पीपल का मतलब है ऑल पीपल आर रूलिंग। वो कैसे पॉसिबल होगा? डेमोक्रेसी से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल। ओके, तो आप ये देखोगे कि हमारे प्रियम्बल में सभी कुछ, सारा कुछ बता रखा है। प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आवर country is sovereign, we have socialist, we are socialist, we have secular, India is secular, India is democratic, our government is democracy, and we are republic. We have sovereignty to decide our internal and external policy within the country. No other authority is having, outside authority is having any kind of say on our nation's policy. Okay, so we are republic. और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या फीचर्स हैं? जस्टिस देने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी जो है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम द प्रीएम्बल. आई टू टेल व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव. तो उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है वहीं से लिए जाएंगे, जो हमने सोचा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारा आईना है, तो वहीं से हम ले रहे हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर
आवर फीचर्स। तो हमारे फीचर्स में जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कब मिलेगा? जबकि हमारी जो जुडिशरी है, जो जस्टिस देने का काम है जिसके पास, उसके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो, इस तरह का दबाव ना हो, उसकी सुप्रीमेसी हो, राइट। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारी जस्टिस व्यवस्था ये सब कब प्रोक्योर करेगी, कैसे प्रोक्योर करेगी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हम तभी दे सकते हैं जस्टिस जब हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, फ्री फ्रॉम ऑल प्रेशर्स और कोएर्शन फ्रॉम एनी कॉर्नर। कभी कभी आपने सुना होगा किसी कंट्री में कि यहाँ तो गवर्नमेंट का जो इशू है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे इलेक्शन का इशू है या कोई भी है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया उस कंट्री के। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही डिसाइड करेगी जो गवर्नमेंट कहेगी, जो उनका प्रधानमंत्री कहेगा। वी आर नॉट नेमिंग एनी कंट्री, बट आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज में कि कोई इशू गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड है, चाहे किसी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या उनकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड के पास चला जाता है, तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है या ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ तो क्या डिसाइड होगा, दे आर कवर्ड, दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बट इन इंडिया एंड फॉर इंडिया you will never heard of this such things. You will say, and this is the country where the Prime Minister of India was tried in the court of law, in the lowest court of law. One of our Prime Minister of India was tried, उसका ट्रायल हमारी कोर्ट के अंदर चला. So it is independent. Independence of judiciary is must for this. If you want to secure, उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि जिस मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिया में, और ये कभी सुनने को नहीं मिलता है कि कोई इशू गवर्नमेंट पास चला गया, जैसे अयोध्या का इशू है कोई भी, तो एवरी गवर्नमेंट सेज, एवरीबडी सेज कि भाई अब कोर्ट के पास है तो लेट इट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, एंड कोर्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द एनी पॉलिटिकल पार्टी और बाय एनी गवर्नमेंट। ओके, इसी तरह से लिबर्टी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, सारे के सारे लोगों को लिबर्टी मिले। लिबर्टी किस किस चीज की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की। हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, और उसमें ये सारी चीज कवर हो जाएगी, इक्वलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी की। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, और वो फंडामेंटल राइट्स खूब अच्छी लंबी लिस्ट है, और सारे फंडामेंटल राइट यानी एवरीथिंग हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप ये देखिए कि फ्रेटर्निटी के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। कैसे कैसे, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कैसे कैसे क्या क्या पॉलिसीज करेगी, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए भी directive principles and fundamental duties. So fundamental rights, directive principles of the state and fundamental duties. तो ये भी सैलिएंट फीचर है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। वर्ल्ड में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस देखोगे तो ये काफी लेंदी डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। This is the Constitution of India. So it is a very big document. It has inserted almost all the policies, almost all the directions, all the directives for the government. What kind of government we will have, how the government would be formed, how the independence of judiciary would be maintained, how the fundamental rights of the citizen would be protected, what would be the directives for the state to follow before going for the policies, what are the fundamental duties of the citizen of India, right? So हमारे पास हमारे सैलिएंट फीचर्स में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई। यहां से अब हम सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट
कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है कि इट प्रोवाइड्स द सॉवरेनिटी टू द कंट्री। इट हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। मैंने जैसे बताया कि अगर हमें लीडर चुनना है, हम सब लोगों को बिठाकर आप लोगों से वोट ले सकते हैं डायरेक्ट, और वोट यहाँ डलवा के जो भी चुना जाएगा उसको कर सकते हैं। इनडायरेक्ट होता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हैविंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड देम टू द गवर्नमेंट एंड दे विल रिप्रेजेंट देम इन द पार्लियामेंट, राइट। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। ये रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल, एक होती है पार्लियामेंट्री। अब हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की हुई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो इसका हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये नॉमिनल होता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने आपको बताया था कि जब रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं तो उनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या मेजॉरिटी का ग्रुप जो होता है, वो अपनी एक लिस्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसमें जो मेजॉरिटी जिसके पास होती है उसका लीडर पहले वो बना लेते हैं अपनी पार्टी का, और उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है फॉर एवरी सब्जेक्ट। किस किस सब्जेक्ट पर? एनर्जी मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये किस किस सब्जेक्ट पर कौन कौन हेड करेगा। तो ये जो सारी की सारी मिनिस्ट्री होती है इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। इट इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मान लीजिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने 30 मिनिस्टर्स को काउंसिल बनाया, 30 मिनिस्टर्स की काउंसिल, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ये हेड करती है बेसिकली गवर्नमेंट को। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है नॉमिनल होता है द प्रेसिडेंट। ये जो होती है गवर्नमेंट, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो हम इस गवर्नमेंट को कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। हमने कहा था वी दी पीपल ऑफ इंडिया आर रूलिंग। अब सारे के सारे लोग मिलकर रूल कर रहे हैं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना गवर्नमेंट की। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, उन्होंने उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई है, क्या उनका मेथड है उनको प्रोवाइड करने का, तो उसके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल। दैट इज वाई आफ्टर एवरी 5 years दे कम बैक टू द पब्लिक एंड से कि हम तुमसे ये वादे करके गए थे, हमने ये पूरे किए। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कम्स, पार्लियामेंट में जितने लोग जाते हैं, पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्शन हो, जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं वो इलेक्शन से जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है। पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मैंने पिछली डेट पे बताया था। तो राज्यसभा में हमारे पास नॉमिनेटेड, वो इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, यानी कि राज्यों ने, जिन्होंने राज्यों में इलेक्शन जीता हुआ है, वो राज्य उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता है, तो इसलिए उसे राज्यसभा कहते हैं। उसमें जो 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड भी होते हैं। राज्यसभा में 250 में से 12 मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। दे आर नॉमिनेटेड फॉर स्पेशल फील्ड्स टू हैव एक्सपर्ट्स, राइट। सो ये है। तो हमने हमारे सैलिएंट फीचर में ये भी आएगा कि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी में भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अमेरिका में है, मैंने बताया था। ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन इसका जो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो पब्लिक में डायरेक्टली जाता है और डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पब्लिक से, एंड ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। कौन सी पॉलिसी इन्होंने सही की है, कौन सी नहीं की है, ओके।
सो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमारी कंट्री सेकुलर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है। हम लोग सोशलिस्टिक हैं, सेकुलर हैं। सोवरन हमारा पब्लिक पीपल है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करता है। हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। राइट हम लोग जो इलेक्शन करते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज से करते हैं। जो हमारे जितने भी एडल्ट हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं, तब वो इलेक्ट करते हैं। तो हमारे एडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइजी है। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेडरल है बट यूनिटरी फीचर के साथ है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर फेडरल है लेकिन यूनिटरी फीचर के साथ है। उसको हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे। फेडरल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां पावर्स का डिवीजन होता है। पावर्स डिवीजन यानी कि सेंटर है ये और ये स्टेट्स हैं 1 2 3 ऑन। राइट तो एक्चुअली फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसकी अपनी गवर्नमेंट है, इसकी अपनी गवर्नमेंट है और इनका आपस में कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है एक दूसरे पर। ऑटोनॉमी दे रखा सबको। स्टेट्स को अपनी ऑटोनॉमी है और पार्लियामेंट को, सेंटर को अपनी ऑटोनॉमी है। राइट और ये अपने सब्जेक्ट्स में डील करते हैं, ये अपने सब्जेक्ट्स में डील करते हैं, दोनों का एक दूसरे से नहीं है। राइट यूएस में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें डबल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप प्रिंसिपल है। आप यहाँ के भी सिटीजन हो, यहाँ के भी सिटीजन हो, क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम को, अपना सारा का सारा उनकी अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी। तो ये है। अब जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप अगर सिटीजन हो तो इंडियन सिटीजन हो। ऐसा नहीं है कि आप केरल के सिटीजन हो और आप इंडिया के भी सिटीजन हो, केरलाइट हो। केरल सिटीजनशिप भी है आपके पास, या और इंडिया की सिटीजनशिप भी है, या आपके पास मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप भी है, उसकी भी सिटीजनशिप भी है। सो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है जो यूनिटरी फीचर है। इंडिया में स्टेट्स और सेंटर को एसिमिलेशन करने के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन बताने के लिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे नहीं चल रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा यहां भी सैलिएंट फीचर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने सही ढंग से किया है नहीं किया है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन से देखना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेशन ने सही ढंग से लेजिस्लेट किया है कि नहीं किया है किसी लॉ को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी देख सकती है। और एग्जीक्यूटिव ने, किसी ने ठीक से एग्जीक्यूटिव काम ठीक से किया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या नहीं किया है, उसको भी जुडिशरी देख सकती है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड टेस्ट पेपर जो है कहाँ से हम चेक करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर स्टेट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है या उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है या उनके हिसाब से नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है, वो डेवलप हुई कि कोई भी चीज होगी उसको हम टेस्ट करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री आर अपहेल्ड और नॉट। जैसे एक बार इलेक्शन हुआ, वो भी केस लॉ है। इलेक्शन हुआ और ये क्वेश्चन उठाया गया कि जो गवर्नमेंट थी उसने सरकार के जो
रिसोर्सेज थे उनको इलेक्शन में यूज किया। एंड दिस वाज क्वेश्चन इन दी, और ये बात देखी गई उस वक्त, ये क्वेश्चन उठाया गया कि अपॉइंटमेंट या इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। लेकिन उस वक्त ये थियरी डेवलप की गई कि बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, कि कोर्ट कैन लुक इनटू, कोर्ट कैन गो फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सर्कमस्टांसेस whether basic structure of the constitution has been touched or not by this act. So supremacy of constitution है, independence of judiciary है, ये हमने बता ही दिया है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी किसने किस सब्जेक्ट पर पॉलिसी बनानी है नहीं बनानी है, इसके लिए शेड्यूल 7 में क्लियरली लिख रखा है कि कौन सी सब्जेक्ट पर सेंटर बनाएगा रूल और कौन से सब्जेक्ट पर स्टेट बनाएगा, और कौन से सब्जेक्ट पर ये दोनों बना सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको। ये वाला जो फीचर है ये यूनिटरी भी बनाता है इसे, राइट। जो सेलिएंट फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेसिकली प्रियम्बल, जो हमारा मिरर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, उसी में से क्लियर है, इट इज फॉर दैट। ओके। एक जो फेडरल है या यूनिटरी है, उसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि बेसिकली इट इज मिक्स्ड ऑफ बोथ, बट हम इसे मिक्स्ड नहीं कह सकते प्रैक्टिकली, दोनों चीजें नहीं मिला रखी हैं। आवर कंट्री इज फेडरल इन नेचर विद यूनिटरी फीचर्स, यानी कि बेसिकली स्ट्रक्चर तो हमारा फेडरल है। कैसे? आप देखिए, ये सेंटर है, यहाँ स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। वहाँ भी इलेक्शन होते हैं स्टेट के भी, वहाँ भी गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पीएम है तो यहाँ सीएम है। लेकिन हर एक स्टेट में गवर्नर इज बीइंग अपॉइंटेड बाय सेंटर। दिस इज यूनिटरी फीचर। इसी तरह मैंने बताया था कि शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट ऐसे भी है जिनमें थर्ड लिस्ट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती हैं, राइट। इसी तरह से वैसे तो सब नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन और मैंने बताया था कि इसमें लिस्ट 1 में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर बना सकती है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी पावर्स जो है, इसमें इमरजेंसी पावर जो है वो इमरजेंसी में इस पूरे के पूरे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को या सारे स्टेट की गवर्नमेंट को अबॉलिश करके और सेंटर की गवर्नमेंट पूरे की पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट। अब जैसे कोरोना के टाइम पे नेशनल लॉकडाउन हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार उठा था कि स्टेट अपना अपना लॉकडाउन करे, अगर किसी स्टेट में नहीं है कोरोना तो हम क्यों करें, राइट। किसी में है, किसी में सिचुएशन ज़्यादा है, किसी में सिचुएशन कम है, तो सब अपना बिजनेस क्यों बंद करें, सेंटर क्यों इंटरवीन करे, राइट। तो नेशनल इमरजेंसी की तरह नेशनल जब लॉकडाउन हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन उठे। बट हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी फीचर के साथ है। इन इमरजेंट सिचुएशंस सेंटर हैज़ पावर टू मेक इट यूनिटरी। इसी तरह से जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंडियन रेलवेज है, डिफेंस है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि सेंटर ही डिसाइड करती है। मैंने बताया कि लिस्ट 1 के हिसाब से 97 सब्जेक्ट्स। हाँ, डिमोनेटाइजेशन था, वो भी नेशनल पॉलिसी,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती है, कभी कभी हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये यूनिटरी में कैसे हो गया। तो फेडरल के अंदर हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी वी हैव यूनिटरी फीचर्स। और हमारा यूनिटरी फीचर इसलिए है क्योंकि वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, एक तो लार्ज कंट्री है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत लॉन्ग एरिया है उसका, उसके साथ साथ डाइवर्सिटी बहुत है, यहाँ रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है। हम इनको उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई स्टेट बहुत गरीब रह जाएगा, कोई स्टेट बहुत अमीर हो जाएगा। और हमने अपने प्रीएम्बल में क्या रखा है, क्या कि हमने सबको साथ लेके चलना है, सोशलिस्टिक। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों में से अगर चुनना पड़ेगा तो सोसाइटी को ऊपर रखा जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने, मान लीजिए सिटीजन्स को इक्वलिटी देनी है, इक्वलिटी के लिए हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स पर छोड़ दें तो फिर इक्वलिटी नहीं पॉसिबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटी करना पड़ा। यूनिटरी फीचर, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, हमारी गवर्नमेंट्स में अगर कहीं कोई होता है तो सेंटर के पास पावर है डिजॉल्व करने की, गवर्नर रूल लग जाता है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी मीन्स की विभिन्नता है, बहुत सारी रिलीजन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों का, अलग अलग भाषाएं हैं। मैंने जैसे बताया था कि नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में देखी जाए तो वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट का देखें तो हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक नेशनल लैंग्वेज कर रखी है इंग्लिश एंड हिंदी टू कम्युनिकेट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूनिटरी की तरफ इंडिकेट करती है, बट वी आर नॉट यूनिटरी बिकॉज वी हैव स्टेट्स, वी हैव स्टेट ऑटोनॉमी ऑल्सो, बट पार्शियल। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जब वी आर फेडरल, बट वी हैव फीचर्स की इमरजेंट सिचुएशंस में वी कैन बी यूनिटरी, राइट। तो फेडरल और यूनिटरी पर कई बार बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है, बट दिस इज द ओनली subject which we can deal like this. Okay? So we have taken care of almost all the salient features of the constitution. हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद भी जुडिशरी कैसे कैसे बाकी जो पावर्स हैं उन पे कैसे कैसे उनके पास स्क्रूटनी पावर है, रिव्यू की पावर है। यहाँ मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, सेपरेशन ऑफ पावर। कभी कभी ये बात भी उठती है कि क्या हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, मोंटेस्क्यू की थियरी है। सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि सारी अथॉरिटी एक ही एजेंसी के पास नहीं होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। अब हमारे पास पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो 3 हिस्सों में होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मोंटेस्क्यू की थियरी ये कहती है कि ये तीनों पावर्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होगी, तभी एब्सोल्यूटिज्म ऑफ पावर से बचेंगे। एब्सोल्यूटिज्म पावर ऑफ पावर इज बैड। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर एक ही बंदे के पास कानून बनाने की पावर होगी, उसी के पास एग्जीक्यूट करने की भी पावर होगी, उसी के पास डिसाइड करने की भी पावर होगी, तो एब्सोल्यूटिज्म के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ये थियरी दी गई थी मोंटेस्क्यू के द्वारा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का, सो दैट एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रख सके। तो इट इज फॉर चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस ऑन दी पावर।
right? So legislation is to legislate the law, executive is to execute the law. इन्होंने जो बना दिया उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है. और जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ, और ये देखना कि एग्जीक्यूटिव ठीक कर रहे हैं लॉ के हिसाब से कि नहीं, और लेजिस्लेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेशन किया है कि नहीं किया है. तो ये इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी रिव्यू करेगी कि तुमने कानून के हिसाब से एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन. ठीक है. और लेजिस्लेशन ये लेजिस्लेट ठीक से किया है कि नहीं किया है, ये देखेगी कि तुमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल किया है कि नहीं किया है. जैसे मैंने आपको आर्टिकल 13(2) बताया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको स्ट्रक कर देगा सुप्रीम कोर्ट. जी, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे किसान लॉ था या जो भी लॉ है, उस पर जब पब्लिक हाई ह्यू एंड क्राई करती है तो दे से दैट इट शुड बी टेकन बैक बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द पब्लिक. हमारी पॉलिसी के हिसाब से नहीं है. हाँ, तो इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लिबर्टी का, फंडामेंटल राइट का. एक लॉ था एयरपोर्ट में काम करने वालों के लिए कि जो गर्ल्स हैं, जो भी उसमें वो बनेंगी एयर होस्टेस, वो शादी नहीं कर सकती, नॉट टू मैरी ड्यूरिंग जॉब. सो इसको क्वेश्चन करा था सुप्रीम कोर्ट में किसी ने, एंड इट दिस रूल वाज स्ट्रक डाउन. सो ये तो अथॉरिटी का था, लोकल अथॉरिटी का. लोकल अथॉरिटी भी स्टेट मानी जाती है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेशन. इस तरह से जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकती. मान लीजिए उन्होंने कोई रेलवे निकालनी है वहाँ से, या वहाँ से कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट करना है वहाँ पे, तो किसी की भी लैंड एक्वायर हो सकती है, ऐसा एक्ट बना. एंड इस एक्ट को चैलेंज किया गया ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी. मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कैन नॉट एक्वायर, गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी राइट टू एक्वायर माई प्रॉपर्टी. इसी तरह से एक जमींदारी एबोलिशन एक्ट था. जमींदारी एबोलिशन एक्ट हुआ, जब ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया तो बहुत ह्यू एंड क्राई उठा. जमींदार ने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी है, आप हमारी जमींदारी कैसे एबोलिश कर सकते हो, कैसे इस लैंड को आप सबको बांट दोगे. अब क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक जस्टिस हमें कौन कौन सा देना है, सोशल, इकोनॉमिक. अब हमें इकोनॉमिक भी देना है. पूरे के पूरे एक गांव में एक बंदे के पास सारी जमीन है, जमींदार है वो, बाकी सारे उसके काश्त हैं, वो काश्त करेंगे और उन्हें थोड़ा सा धन मिलेगा. अब जब वो जमींदार एबोलिशन एक्ट आ गया, एक तरफ उनका फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट, और एक तरफ सोशलिस्टिक, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल है, पॉलिसी है, सस्टेनेबल ग्रोथ.
सबको साथ लेके चलना है। तो इस तरह से जब ये एक्ट आएंगे तब ये सारे केसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तब ये सारे प्रिंसिपल्स को जुडिशरी चेक करती है कि करें तो क्या करें, राइट। हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, हमारे को क्या क्या मिलना चाहिए सिटीजन्स को, उस वक्त ये प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर थियरी पढ़ी जाती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये स्टेट है, इसके पास कोल बेयरिंग एरिया है, सारा कोल पूरी कंट्री में यहाँ से सप्लाई होता है। सो दे आर रिच टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। अब इन्होंने कोल बेयरिंग एरिया को पर टैक्स लगा दिया मान सेंटर ने, या कोई ऐसी चीज कर दी जिससे इनका ये मनी अफेक्ट हो रहा है स्टेट का। तो स्टेट गया सुप्रीम कोर्ट कि हाउ कैन यू डू दिस, वी आर फेडरल, वी हैव आवर ऑटोनॉमी, यू कैन नॉट इंटरफेयर। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि स्टेट इज राइट और सेंटर इज राइट। ये हम जब ये केस लॉ बताएंगे तभी बताएंगे, और उसी वक्त प्रिंसिपल्स बताएंगे। स्टेट से फेडरल, मैं तो फेडरल हूँ, फेडरल कंट्री है ये, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे घर में घुस के मेरे सामान पर टैक्स लगाओ। और सेंटर हैज इट्स ऑन थियरी, राइट। सो इस तरह से ये जो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में केस के हिसाब से देखेंगे, राइट। So these are the principles, salient features of the constitution, what kind of government we have, what are the principles for the state to be, कैसा हमारा इंडिया होना चाहिए, सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डाल रखा है, हमने क्या क्या प्रमोट करना है, क्या क्या अक्वायर करना है। हमने जब इसको अडॉप्ट कर लिया पूरी की पूरी कंट्री ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इनेक्ट अडॉप्ट बट सरेंडर, तो हमने सरेंडर कर दिया भाई जो भी कुछ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब कभी कभी ऐसा सवाल उठता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वही सब कुछ गाइड करता है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है। और जब ये सबसे बड़ा है, गवर्नमेंट की सारी एजेंसी से, लेजिस्लेचर से भी, एग्जीक्यूटिव से भी, जुडिशरी से भी, तो इसको अमेंड कौन करेगा, बाहर से आएंगे लोग। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बिग क्वेश्चन मार्क है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे ऊपर वही है, तो उसको अमेंड करने वाले नीचे वाले कैसे अमेंड करेंगे उसे। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेनेबल है, अमेंड किया जा सकता है, बताओ है कि नहीं। सो मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का ये। अब देखिए स्टेट की अपनी बाउंड्रीज हैं, उनके अपने नाम हैं, तो क्या स्टेट की बाउंड्रीज को भी सेंटर अमेंड कर सकती है, ये भी यूनिटरी फीचर में क्वेश्चन आता है। नहीं, अमेंड करना, अल्टर करना, ऐड करना, कुछ भी कर सकते हैं। अल्टर करना, ऐड करो,
स्ट्रक करो, चेंज, अमेंड मतलब चेंज, सुधार तो हुआ, हाँ सुधार तो हुआ, बेटरमेंट। कुछ भी चेंज, चाहे वो हटाया जाए चाहे वो ऐड किया जाए। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर है, अभी अलग अलग स्टेट है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है, तो इनकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है क्या पार्लियामेंट? सेंटर करना नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर को अपने अपने काम से मतलब रखे। अब मान लीजिए स्टेट की ऑटोनॉमी है, उसकी बाउंड्री ही चेंज कर दी हमने, आधी काट दी, चल गए उत्तराखंड, 2 स्टेट बन गए, S2 S21 एंड S22 हो गए। झारखंड बिहार में से, बिहार है, झारखंड हो गया, स्टेट 31 32। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये जो शब्द है ना मोटे मोटे प्रियम्बल में, उनका बहुत बड़े बड़े मीनिंग है, बहुत बड़े बड़े इफेक्ट। लेकिन ये जो बाउंड्री चेंज करने का जो ये होता है, ये इसका प्रोसीजर अमेंडमेंट का बहुत टफ है। अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी टफ, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है बैठे किताब में चलो भी कुछ भी लिख दो। अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी टफ। अमेंडमेंट प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट अमेंडमेंट प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड, इट इज ए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर। एनी क्वेश्चंस प्लीज? बहुत डिफिकल्ट हमने प्रोपोजिशंस, वर्ड्स टेकअप किए हैं। किसी तरह की कोई डिफिकल्टी, कोई चीज़ यदि किसी को नहीं क्लियर है तो दे कैन आस्क, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी, IAS एग्जाम and for general knowledge for any competitive exam, because we should know the basic structure, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, salient फीचर्स क्या क्या हैं और वो क्या क्या करते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।